अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। काजी फाइज ईसा साहब के 5 रुकनी बेंच ने आज जिस तरह से इस मामले को निपटाया है, ये जो ट्राइब्यूनल्स का मामला था जिस पर मैंने दोपहर को रिपोर्ट तो किया, लेकिन जाहिर है उस पर मैं अपना तबसरा नहीं कर सका था, उस पर कमेंट नहीं किया गया। उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं जिस पर तनकीद हो रही है, जिस पर बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे पहलू निकलते हैं कि काजी फाइज साहब ने ये क्या किया। काजी फाइज साहब ने आज जो है वो एक जरगे की तरह इस मामले को निपटाया है, और उसमें एक ना कानून देखा गया है, ना कोई ज़ाब्ता देखा गया है, और ना इस बात को मलहूज़े खातिर रखा गया है कि आइंदा क्या होगा, कौन सा उसूल क्या मुरतब हुआ है। मसलन आपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने हैं, ट्राइब्यूनल बनाने के लिए फ़िलहाल तो ये किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक मुशावरत हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है 4 हम लगा लेते हैं, 4 तुम लगा लो, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम कर लिया। लेकिन ये भाम आइंदा मौजूद रहेगा कि आइंदा इस तरह की सिचुएशन आएगी तो क्या होगा। यानी डिबेट तो ये थी कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का क्या मतलब है। डिबेट ये थी कि क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट की तरफ से भेजे गए नामों को मानने का पाबंद है या नहीं है, क्योंकि जैसे शाहिद करीम का जो फैसला था लाहौर हाई कोर्ट के जज का, वो यही था कि अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नाम भिजवा दिए हैं और कोई इख्तलाफ आ गया है तो अब वो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर कि उनको नाम वो अनाउंस करने पड़ेंगे। इसकी अपील सुन रहे थे काजी फाइज साहब और उनका बेंच, लेकिन ये चीज़ तो डिसाइड ही नहीं हुई कि क्या होगा आइंदा अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो क्या होगा। क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद होगा कि जो नाम हाईकोर्ट ने दे दिए हैं वो किया जाएगा, या हाईकोर्ट अपनी मर्जी किया करेगा, या हाईकोर्ट जो है वो कहेगा कि मुझे पैनल दें, या हाईकोर्ट ये कहेगा कि नहीं जी जो आपके नाम आए थे उसमें से 3 नाम मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं वजह बताए बगैर और आप नए नाम दें। क्या ये उसूल मुरतब हुआ है? उसूल क्या मुरतब हुआ है? ये जो 4+4 का फार्मूला बना है कि 4 आप दे दें 4 हम दे देते हैं, ये फार्मूला कानून तो नहीं बन सकता, ज़ाब्ता भी नहीं बन सकता। तो ये आज फिर इससे हासिल क्या हुआ है इस पूरी डिस्कशन से, ये सवाल पैदा हो रहा है। और देखिए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं, उन्होंने अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं आज एक वकील साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं जो जजमेंट आएगी उसमें ये सारी चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। भाई कैसे एड्रेस हो जाएंगी जब हेयरिंग में एड्रेस नहीं हुई, जब ये सवाल वकला से नहीं पूछे गए, जब इस मामले को टेकअप ही नहीं किया गया, जब इसमें बात ही नहीं हुई, सिर्फ एक ही चीज़ की बात हुई कि देखें ना जी हो गया, कंसल्टेशन हो गई तो फिर आपको क्या एतराज़ है, कंसल्टेशन हो गई बात ख़त्म हो गई, कंसल्टेशन हो गई बात ख़त्म हो गई। नहीं भाई, ये कंसल्टेशन आइंदा के लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आइंदा के लिए जो है वो रहनुमाई फ्राहम करेगा ना। आइंदा आप कैसे रहनुमाई फ्राहम करेंगे, कैसे आप ये बताएंगे कि क्या फ़ैसला करेगा इलेक्शन कमीशन, कैसे किया करेगा। तो ये इबाम हमेशा के लिए, अभी फैसला आएगा, जजमेंट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इसको किया गया, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो हैरान कुन जजमेंट होगी, क्योंकि ये जो मैं आपको इश्यूज़ बता रहा हूँ ये एड्रेस ही नहीं हुए, ये आज सवाल ही नहीं उठा। तो ये कोई जरगा नहीं है, ये कोई बैठक नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि चलो बैठ के कोई आपस में ले दे के तय कर लेते हैं, इस तरह नहीं है। क्या ये उसूल मुरतब हो रहा है कि आइंदा जब भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आधे इलेक्शन कमीशन लगा लिया करे और आधे जो है वो हाईकोर्ट लगा लिया करे? ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो गैर मंतकी सी बात है। तो फिर मंतकी बात क्या है? मंतकी बात तो इस सवाल का जवाब आना चाहिए था कि क्या, मतलब जो इंपॉर्टेंट 2 सवाल थे वो ये थे कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद है कि हाईकोर्ट जब नाम भेज दे तो उसको माने, या इलेक्शन कमीशन पैनल मांग सकता है, या इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट की तरफ से भेजे गए नामों पर एतराज़ उठा सकता है और कह सकता है वजह बताए बगैर कि नामों को तब्दील करें, और हाईकोर्ट क्या उसको करेगा। जस्टिस शाहिद करीम साहब की जो जजमेंट है उसको अगर आपने अपील में लेकर सुप्रीम कोर्ट आना है तो फिर इन्हीं सवालों का जवाब तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि जजमेंट इन्हीं चीज़ों के मुतालिक है। चाहे आप उस जजमेंट की मुखालफत कर दें, चाहे आप उस जजमेंट के खिलाफ फैसला दे दें, लेकिन उस जजमेंट को जो एड्रेस करें जिसके खिलाफ अपील आई हुई है। तो ये बुनियादी चीज़ जो काजी फाइज साहब के मामले में एड्रेस हो रही है वो ये है। और देखिए एक चीज़ जो है वो हामिद खान साहब से भी जो पीटीआई के लोग हैं वो शिकवा कर रहे हैं। बस हामिद खान साहब ने क्या किया, उन्होंने जाकर अदालत से कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि आप रिक्यूज़ करें। काजी फाइज साहब ने कहा कि मैं क्यों रिक्यूज़ करूँ, आप रिक्यूज़ करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं रिक्यूज़ कर जाता हूँ, और वो मैं बाहर चला जाता हूँ, वो चले गए। यानी उन्होंने बाइकआउट करके अदालत से वो बाहर चले गए। अब इस पर राय पीटीआई के कारकुनों की यह है कि हामिद खान को मौजूद रहना चाहिए था, मौजूद रहकर अपने आर्गूमेंट देने चाहिए थे। जब अगर होता भी यही है, आप जब कहते हैं कि जी आप रिक्यूज़ करें और जज रिक्यूज़ नहीं करता, बहुत दफ़ा होता है जज कहता नहीं जी हम रिक्यूज़ नहीं करते, आपका एतराज़ दुरुस्त नहीं है बेंच पर, तो क्या वकला फिर आर्गूमेंट नहीं करते? वकील आर्गूमेंट करते हैं, वकील अपने दलाइल देता है। हामिद खान साहब को मौजूद रहना चाहिए था और फिर मौजूद रहकर जो है इस नुक्ते पर पूरा अपने आर्गूमेंट्स रखने चाहिए थे, बहस करनी चाहिए थी। लेकिन हामिद खान साहब ने आसान रास्ता ढूंढा
और बाइकआउट करके बाहर चले गए। तो क्या लोग कह रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कह रहे हैं ये क्या बेवकूफ़ी की है, ये क्या हिमाकत की है, क्या हामिद खान साहब जो हैं वो रोस्तम छोड़कर ही चले गए और काजी फैसल साहब को एक मौका फराहम किया कि वो फिर जाहिर है अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करते फिरें, सलमान राजा तनहा रह गए। तो होना ये चाहिए था कि हामिद खान साहब ने कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप रिक्यूज़ करें इस बेंच से, आप ये फैसला, आप ये केस ना सुने। अच्छा, काजी फैसल साहब ने भी ना इस पर बहस की, ना कोई आर्गूमेंट मांगे, ना उन्होंने पूछा कि आप क्यों कह रहे हैं, ना उन्होंने पूछा कि आपको एतराज़ क्या है। उन्होंने कहा कि जी मैं क्यों रिक्यूज़ करूँ, आप रिक्यूज़ कर जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ, और वो चले गए हामिद खान साहब। तो इस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है। वो अलग बात है कि बाहर आकर हामिद खान साहब ने जो बात की, सहाफ़ियों से, कुछ लोगों से बात की, उसमें उन्होंने काजी फैसल के ऊपर एक चार्जशीट ज़रूर लगाई है, और वो चार्जशीट लगाते हुए उन्होंने कहा है कि काजी फैसल साहब ने बड़ा मायूस किया है और ये तारीख के बुरे जजेस में से याद रखे जाएंगे। हामिद खान को सुन लीजिए बाहर आकर उन्होंने क्या कहा था। सर, जब काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया, आप तहरीक इंसाफ में बड़े सीनियर थे, आपने स्टैंड लिया, क्या आपको पछतावा होता है कि उस वक्त स्टैंड नहीं लेना चाहिए था? देखिए, वो उसूली बात थी, पछतावे की कोई बात नहीं, ना ही मुझे, क्योंकि उस वक्त जो हो रहा था वो मैं समझता था कि ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। एक उस जज को विक्टिमाइज़ किया जा रहा था जिसके बारे में परसेप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट जज है और अपराइट जज है, और उसको चूँकि उसने एक जजमेंट दी थी जो कि मैं समझता हूँ अच्छी थी, जिसमें कहा था कि हर फौजी अफसर को अपनी ओथ आइन के तहत पढ़नी चाहिए, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। तो मैं समझता था कि चूँकि इन्होंने एक अच्छी जजमेंट दी है इसलिए इन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा था। आपकी परसेप्शन गलत साबित हुई है? ये तो वक्त ने तो यही बताया है कि जिनके बारे में मेरा ये क्योंकि एक सिर्फ ये जजमेंट नहीं थी, इन्होंने एक रिपोर्ट भी दी थी, वो बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, जो वकला के साथ ट्रेजेडी हुई थी 2016 में कोयटा में, उस पर बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी थी। इसी तरह उन्होंने 2015 में जो 21वीं तरमीम को हमने चैलेंज किया था, उसमें मैं लीड काउंसिल था, उसमें भी इन्होंने एक अच्छी जजमेंट दी थी। खुद कहा था उस जजमेंट में कि सिविलियन को आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते। अफसोस की बात है, आज अपने ही व्यू के मुतज़ाद खिलाफ होकर ये एक बेंच बनाया है जिसने कि एक अच्छी जजमेंट जिसमें कहा कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ उसको सस्पेंड कर। सर, क्या वजह हो सकती है? एक जज का इतना रोशन माजी है, क्या मजबूरी थी उनकी, क्या समझते हैं, क्या कमजोरी है उनकी जो अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे? ये इसका मुझे कोई डायरेक्टली इल्म नहीं है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये बात अफसोसनाक बहुत है। पाकिस्तान की तारीख में वो अच्छे चीफ जस्टिस में शुमार नहीं किए जाए। पाकिस्तान की तारीख में वो अच्छे चीफ जस्टिस में शुमार नहीं किए जाएंगे। और वो कहते हैं कि जी मैंने क्यों ये उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी जजमेंट्स थी, वो अपराइट जज थे। हालांकि उस ज़माने में जब हामिद खान साहब उनको सपोर्ट करते थे, उस ज़माने में भी पीटीआई उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी उनके बहुत सारी चीज़ों को। और काजी फैसल साहब को तो अभी तक हामिद खान कुछ अर्सा पहले तक भी सपोर्ट करते रहे हैं, और लगता था कि हामिद खान साहब पीटीआई को रिलीफ लेकर देंगे काजी फैसल साहब ने, क्योंकि काजी फैसल को हामिद खान साहब ने आउट ऑफ द वे जाकर सपोर्ट किया हुआ है। तो लगता था कि जी अब चूँकि ताल्लुक़ इस तरह का है तो काजी फैसल जो हैं वो हामिद खान का को लिहाज करेंगे, और पीटीआई के मामलात में जब ये जो बल्ले के निशान वाला मामला था कुछ ना कुछ थोड़ा ख्याल करेंगे। लेकिन काजी फैसल हामिद खान को मुसलसल मायूस करते चले आए, और आज वो कह रहे हैं कि जी वो तारीख़ में कोई अच्छे जज के तौर पर याद नहीं रखे जाएंगे। फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आज ये भी कहा कि हम वकला सिर्फ इसी कोर्ट को मानते हैं, किसी और कोर्ट को नहीं मानते। बहुत सारी बातें उन्होंने की, लेकिन बहरहाल ये जो सवाल किए गए हैं, ये हमारे उस्मान चौधरी साहब जो हैं वो उनकी आवाज़ थी, जो हमारे दोस्त हैं वो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने ये हामिद खान साहब से सवाल किए और उन्होंने इसके जवाबात दिए। अच्छा, अब जो है वो 2-3 चीज़ें बस मैं एड्रेस करना चाहता हूँ इसमें। एक तो ये है कि देखिए अब ये जो जजमेंट मुझे नहीं पता क्या आ रही है, लेकिन काजी फैसल साहब ने बता ही दिया है आज जजमेंट क्या आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ट्राइब्यूनल्स बनाएं, आज से उससे काम शुरू कराएं। हाँ, लेट ना, हमारे फैसले का इंतज़ार ना कीजिएगा, लेट ना कीजिएगा, आप बस काम शुरू कराएं। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि जी बस ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स बना रहा है बनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं, आप ट्राइब्यूनल्स बनाएं और उससे काम शुरू कराएं। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला तो सुना दिया है, तभी तो कहा है ना कि आप ट्राइब्यूनल बनाएं। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप 4 जजेस आपने लगाएं तो वह लगा के बनाएं, तो फैसला तो अभी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन फैसला अनाउंस हो भी गया है एक तरह से। जब आपने ट्राइब्यूनल बनाने का कह दिया तो यही तो फैसला है।
अब उसमें रीजनिंग आएगी, जजमेंट आएगी, वो एक अलग बात है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तय होने जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को लगाने के लिए किसी से मुशावरत का पाबंद नहीं है, ये वंस फॉर ऑल सेटल होने जा रहा है? आबिद ज़ुबैरी साहब की राय सुनिए, उन्होंने इस पर क्या राय दी है। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन की अपील लगी हुई थी जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन ज़रूरी है किसी भी अपॉइंट करने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल को। लेकिन मेरे ख्याल सुनवाई उनका यही था कि ये कंसल्टेशन नहीं होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि जी कोई भी बॉडी जुडिशल फंक्शन कर रही है, उसका जो भी आदमी नॉमिनेट, चाहे वो जज जो हाई कोर्ट का, उसके लिए तो नेचुरली चीफ जस्टिस पूछा जाएगा। इवन रिटायर्ड आदमी जो जुडिशल फंक्शन दे रहा है उसके लिए चीफ जस्टिस जहाँ भी अपॉइंट हो रहा है किसी ट्राइब्यूनल का हेड, उसके चीफ जस्टिस कंसल्टेशन ज़रूरी है। इस बात पे उन्होंने कहा क्योंकि नया लॉ भी आ गया जिसके अंदर उन्होंने ये बदला है कंसल्टेशन के प्रोसेस को। तो हमने कहा कि ये जी ठीक है, वो 4 जजेस तो दे दिया, उनकी कोई मीटिंग भी हुई है ऑर्डर के तहत, और वहाँ जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी अपनी कंसल्टेशन में कोई राय दी। तो अब वो जो नया लॉ है जिसके तहत उनका इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो रिटायर्ड जजेस को बनाए, और उनसे क्या आया वो चीफ जस्टिस से पूछने के पाबंद हैं, यानी वो कंसल्टेशन प्रोसेस वो लाहौर हाई कोर्ट में सब जुडिस है। तो हमने कहा क्योंकि ये नेचुरली उस वक्त जब ये जजमेंट आई थी उस वक्त वो ये नया लॉ नहीं आया था, अमेंडमेंट जो इलेक्शन एक्ट, वो अब उन्होंने वहाँ पेंडिंग है। यहाँ हमने कहा कि जी ये तो कंसल्टेशन होनी चाहिए और इसको इसी तरह करें कि वो ये इशू वहाँ छोड़ दें कि तो। लेकिन उनका ये व्यू था कि हम 4 नाम जो हैं वो रिटायर्ड जजेस के इलेक्शन कमीशन देंगे। अब देखते हैं ऑर्डर क्या आता है, उससे पता लगेगा। जी, ये आबिद ज़ुबैरी साहब की आपने राय सुनी, लेकिन अब एक और इसमें मामला यह है कि क्या रिटायर्ड जजेस जो हैं ये जज लग भी सकते हैं कि नहीं लग सकते? ट्राइब्यूनल्स के जज लग भी सकते हैं कि नहीं? रिटायर्ड जजेस, इनको ट्राइब्यूनल्स में लगाया भी जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? तो बहुत ही सीनियर और बहुत काबिल रिपोर्टर हैं सोहेल रशीद साहब, ज़रा उनकी इस मामले पर राय सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं। देखें, इसमें आज की जो समाअत है उसका अगर क्रक्स हम देखें, फैसला तो बाद में जारी होना, लेकिन इस नतीजे पर कोर्ट पहुंच गई है और फ्रीकेन भी कि अब ये मामला हल हो चुका है। और हल इस पॉइंट पर हुआ है कि पहले ये तनाज़ा ये था कि इख्तियार की जंग बन गई थी कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नाम जो देने वही फाइनल है या इलेक्शन कमीशन उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। इस दौरान एक आपको बताया कि कानून में तरमीम की गई और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया कि रिटायर्ड जजेस भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो अब जब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन का जवाब ये बताता है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हुआ कि जस्टिस आलिया नीलम जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो 8 नाम में से कोई वापस नहीं लेना, लेकिन अगर आप ये बता रहे हैं कि नया कानून आपको रिटायर्ड जज भी अपॉइंट करने की इजाज़त देता है और उसके लिए हमारी मुशावरत भी ज़रूरी नहीं, तो आप उस पर जाके अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी तरफ से वही नाम फाइनल है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि जो टोटल 8 ट्रिब्यूनल्स थे, तो उसमें से 4 जो है ना जजेस, वो जो पहले ये कानून आने से पहले लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आए हुए थे और वो बन रहे थे, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा 4। लेकिन इलेक्शन कमीशन अब रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करेगा, यानी लाहौर हाई कोर्ट के जो मलिक शहजाद साहब की तरफ से दिए गए 8 नाम थे, उन 8 के 8 पर ये अमल दरामद नहीं होगा। और अब नए कानून की आड़ में, जिसे PTI चैलेंज भी कर चुकी है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन 4 रिटायर्ड ट्रिब्यूनल्स लगाने जा रहा है। लेकिन साथ सलमान अकरम राजा ने इस मौके पर अदालत से दरख्वास्त कर ली कि आप रिटायर्ड जजेस के मुतालिक कोई अदालत ऑब्जर्वेशन न दे, क्योंकि हम उस कानून को चैलेंज कर चुके हैं। तो इसलिए ये अब अलग फोरम पे ये तनाज़ा चलता रहेगा कि रिटायर्ड जजेस बैठ सकते हैं या नहीं, लेकिन मीन वायर इलेक्शन कमीशन उनको अपॉइंट करने जा रहा है। तो ये सोहेल रशीद साहब की राय थी। अब देखिए एक मामला और है, इलेक्शन कमीशन ने अब आज 6ठा मुशावरती इजलास किया और बेनतीजा खत्म हो गया है। 8/5 से आने वाला फैसला, 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 8 जजेस का फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके बाकी साथी जजेस का फैसला, इसको मानना है या नहीं मानना, इस पर मुशावरत हो रही है। फैसले पर अमल दरामद करना है या नहीं करना, इस पर मुशावरत हो रही है। मुशावरती अमल जारी है, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, रोज़ बैठता है। मुशावरती अमल आज 6ठा इजलास था और बेनतीजा ख़त्म हो गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं होता, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करता, वो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर अमल दरामद नहीं होता तो हमारे जो बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट में, अदील सरफराज, उनसे हमने ये राय मालूम की कि आपके ख्याल में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा ये सुन लीजिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक गुड साइन भी है कि अदलिया जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, और साथ साथ जो चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही थी या जिस तरह इन 8 जजेस साहिबान को इंस्टिगेट किया जा रहा था, कभी जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा और कभी
दो इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजेस साहिबान या फिर हमारी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, जिससे नज़र ये आ रहा था कि शायद ये 8 जजेस साहिबान कुछ बड़ा धमाका कर देंगे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शायद किसी भी ट्रैप में नहीं आए। उन्होंने अपना फ़ैसला जो है अपने आप को उस तक महदूद रखा है। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है 2 जजेस का, तो उनके ऊपर उन्होंने कुछ संगीन सवालात ज़रूर उठाए हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए हैं। मगर मैं जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसले पर अमल दरामद करेगा या नहीं, लग यही रहा है कि अब फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाएगा। और अगर हुआ नहीं तो फिर ये बात ज़हन नशीन हमें करनी होगी कि ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल की अदालत नहीं है। यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। फिर उनके पास तादीबी कार्रवाई का भी इख्तियार हासिल है। उनको इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो या मिसकंडक्ट, ये भी ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। मगर इसी तरह से एक और सीनियर रिपोर्टर हैं अमानत गशकोरी, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है और वो कहते हैं कि जी इस तरह से कंटेम्प्ट में तो नहीं बुलाया जा सकता इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। तो वो तरीकाकार क्या है, ज़रा अमानत गशकोरी साहब की राय भी आप सुन लीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन अमल नहीं करता, जो कि उसने अभी तक नहीं किया, तो इस पे क्या कंटेम्प्ट लग सकती है, तौहीन अदालत आर्टिकल 204 जो है वो लग सकता है या नहीं। तो इसमें यह है कि डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन पे तौहीन अदालत नहीं लग सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, जो आइनी इदारा होता है, उस पर आप बराह रास्त तौहीन अदालत नहीं लगा सकती सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए तरीका ये है कि जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल में मामला जाता है, तो ये कौंसल में कंप्लेन जाएगी, इन 8 जजेस उधर लिखेंगे, उसके बाद कौंसल जो है ये फैसला करेगी। अल्टीमेटली सदर जो है उसने उस पर अमल करना होता है। कौंसल अपनी राय देती है तौहीन अदालत के लिए और सदर जो है वो उस आइनी इदारे के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो मुझे नहीं लगता इन हालात में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। तो ये देखिए कुछ सीनियर रिपोर्टर्स की और कुछ जो है वो वकला की राय आपने सुन ली है। इलेक्शन कमीशन क्या खेल खेल रहा है, किस तरह से वो ट्राइब्यूनल्स लगाने जा रहा है और कौन उनको अलाउ करता है, यानी हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। हाई कोर्ट से फ़ैसला आने से पहले खैर ये ट्राइब्यूनल्स बन जाएंगे, लग जाएंगे, काम भी शुरू कर देंगे। हाई कोर्ट में शायद पेंडिंग है तो पेंडिंग ही पड़ा रहे। और उस दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और बाकी जस्टिस अतर मिनल्ला और बाकी जजेस ये क्या करते हैं, इनके पास क्या रास्ता है अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराने का। क्योंकि बहरहाल जजमेंट तो इम्प्लीमेंट होनी ही चाहिए। शाइक उस्मानी साहब जो कि उमूमी तौर पर पीटीआई के मुखालिफ दिखाई देते हैं बहुत सारे मामलात में, आज मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी ये हो नहीं सकता, तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। अगर आप जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ये कहकर के जजमेंट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, गैर कानूनी है, या आईनी तरमीम या कानून साजी के ज़रिए उसका रास्ता रोका जाए, तो ये एक ऐसा रास्ता खुलेगा कि फिर कोई भी जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। फिर आप हर जजमेंट को इम्प्लीमेंट होने से रोक सकते हैं, उसका एक रास्ता खुल जाएगा। तो ये मुमकिन नहीं है, इससे पूरा आईनी ढांचा तबाह हो जाएगा। तो अब देखिए जस्टिस मंसूर साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और बाकी जजेस जो हैं उनके ऊपर है कि वो क्या राह लेते हैं आइन को और अदालत को बचाने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।